प्रकाशी तरंग प्रकाशी। आइए मेरे रसगुल्लों, मेरे बच्चों, आज हम देखते हैं लेसन 2 फिजिक्स का सेकेंड पार्ट। आता है प्रकाशी तरंग। प्रकाशी तरंग में पहला पॉइंट आता है तरंगार किसे कहते हैं। प्रकाशी स्रोत की आकृति के आधार पर इसे कितने भागों में वर्गीकृत किया गया। इन प्रश्नों के आधार पर तरंगों के आगे की ज्यामितीय आकृति को तरंगार कहते हैं। तरंगों के आगे की ज्यामितीय आकृति को तरंगार कहते हैं। और तरंगार 3 प्रकार के होते हैं। पहला गोली तरंगा। यदि प्रकाश स्रोत गोलाकार होता है तो उसके निकलने वाली प्रकाश की तरंगे ज्यामितीय आकृति गोला होती है, जिसे हम गोली तरंगार कहते हैं, जैसे चित्र के माध्यम में आपको दिखाया गया है। ए तरंगार्ग होता है इमेज के माध्यम से। अगला क्वेश्चन आता है, इसका दूसरा पॉइंट होता है बेलनाकार तरंगार। यदि प्रकाश स्रोत रेखीय स्लिट हो तो स्रोत से निकलने वाली तरंगे ज्यामितीय आकृति बेलनाकार होती, इसे बेलनाकार तरंगार कहते हैं, जैसे इमेज में आपको हमने फिगर के माध्यम से समझाया है। ये बेलनाकार तरंगार्ग होता है। लास्ट होता है स्रोत से दूरी अधिक होने के साथ साथ तरंगों की दिज्या बढ़ जाती है तथा वक्रता घट जाती है, तो ऐसी स्थिति में बनने वाला तरंगार को समतल तरंगार कहते हैं, जिसके माध्यम से स्रोत से दूरी अधिक होने के साथ तरंगार की दिज्या बढ़ जाती है, वक्रता घट जाती है, तो ऐसी स्थिति में बनने वाले तरंगार को समतल तरंगार कहते हैं। जैसे में समतल आकृति के तरंगार आपको इमेज के माध्यम में दिखाया गया है। स्रोत से दूरी अधिक होने के कारण के साथ तरंगार की त्रिज्या बढ़ जाती है और वक्रता घट जाती है, तो ऐसी स्थिति में बनने वाले तरंगार को समतल तरंगार कहते हैं। अगला स्टेप आता है हमारे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगों का सिद्धांत लिखिए। इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के अनुसार पॉइंट 1 में होता है, जब किसी माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न होती है तो माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं और एक ही कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदुपथ तरंगार कहलाता है। दूसरे शब्दों में दूसरी पॉइंट है, तरंगार पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करता है, जिससे सभी दिशाएं में की गई गोली तरंगें निकलती हैं। इस तरंगों को द्वितीयक तरंग के नाम से जाना जाता है, जिसे हाइगेंस के द्वितीयक तरंग कहते हैं। तीसरी पॉइंट, किसी क्षण सभी द्वितीयक तरंगों का आवरण अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए खींचा गया पृष्ठ उस क्षण तरंगार की नई स्थिति प्रकट करता है, अर्थात एक नए तरंगार्ग बनाता है, जिसको हमने इमेज और सूर्य की किरणों के माध्यम से S1, S2, S3, S4 के माध्यम से प्रदर्शित करके दिखाया है, जो ABC तरंगार के माध्यम से गतिशील होते हैं। दूसरा स्टेप आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगों के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या कीजिए। तो परावर्तन हम जानते हैं, तो माना Z डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जो इमेज में आपको दिखाया गया है। A उसका अवतल है, लेंस है, जिस पर एक समतल तरंगार AB तिरछा आपतित होता है। माना T समय में वह बिंदु A पर पहुंचता है तथा T समय के बाद वह A डैश पर पहुंचता है, तब ये तरंगार A और A डैश पर आपतित होता है। तो हाइगेंस के द्वितीय सिद्धांत अनुसार इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगे V चाल से आगे बढ़ती हैं। जब तरंगे B बिंदु से A पर पहुंचती हैं तो तरंगे A बिंदु B पर पहुंच जाती हैं, जिसे तरंगार का द्वितीयक सिद्धांत माना जाता है, जो प्रकाश परावर्तन के नियम का पालन करता है। जैसे यदि तरंगे की चाल V है तथा समय T हो, तो ये जो है सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आता है दूरी बराबर 4 गुणे समय, जिसे AB डैश इक्वल टू A डैश B अर्थात V इंटू T। त्रिभुज A डैश में साइन A डैश B A डैश समीकरण 1 होता है। त्रिभुज दूसरा हमारा बनता है AB डैश A1 में साइन AB डैश और A डैश
तो ये बी डैश ए बी, तो साइन आर बराबर ए डैश बी अपान ए डैश ए समीकरण 2 हो गया। तो साइन आई बराबर वह साइन आर बराबर होता है। ऐसी स्थिति में साइन आई बराबर साइन आर, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर के, इसे आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। ये सिद्धिकरण होता है। अगला आता है स्टेप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, व्यक्तिकरण किसे कहते हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है मेरे स्कूलों, इसे याद कर लें। व्यक्तिकरण किसे कहते हैं, व्यक्तिकरण कितने प्रकार का होता है तथा इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए। व्यक्तिकरण जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में संचारित होते हुए अध्यारोपित होती हैं तो इस घटना को व्यक्तिकरण कहते हैं। व्यक्तिकरण दो प्रकार की होती हैं। संतोषी व्यक्तिकरण जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगें व्यक्तिकरण की घटना इस प्रकार होती हैं कि सुरंग से गर्त तक से मिली हों तो इसे संतोषी कहते हैं। जैसे सर्ग दिखाया गया है और गर्त नीचे की तरफ एक कटान बिंदु से होती हुई बार बार ये आवृत्ति होती हैं, ये संतोषी कहलाती हैं, जो सर्ग और गर्त को पालन करती हैं। इसी जगह विनाशकारी जो होती हैं, विनाश व्यक्तिकरण जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगें व्यक्तिकरण की घटना इस प्रकार होती है कि सर्ग और गर्त से मिले तो ये विनाशी होती है। जैसे इमेज के माध्यम से दिखाया गया है, सर्ग और गर्त एक दूसरे को काटती हुई आगे बढ़ती हैं, जिसमें लगने वाला समय टी होता है। व्यक्तिकरण के लिए कुछ शर्तें होती हैं। ये शर्तें हैं, पॉइंट 1, प्रकाश स्रोत कला संबंध होना चाहिए। दोनों तरंगे की आवृत्ति तथा तरंगदैर्ध्य बराबर होना चाहिए। दोनों तरंगे के आयाम बराबर तथा लगभग बराबर होना चाहिए। दोनों स्रोतों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए तथा दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संक्रिय होना चाहिए। ये व्यक्तिकरण की मुख्य शर्तें होती हैं। अगला क्वेश्चन आता है, प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं, विवर्तन कितने प्रकार का होता है, विवर्तन के लिए आवश्यक शर्तें। विवर्तन जब प्रकाश की किरणें किसी पतली स्लिट या किसी क्षीण अवरोध पर पड़ती हैं तो उस स्लिट के अवरोध के किनारे की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं, इस घटना को ही प्रकाश कहते हैं, जैसे आपको इमेज में दिखाया गया है। विवर्तन जो है दो प्रकार का होता है, एक फ्रेनेल विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन में जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी सीमित होती है तो इस स्थिति में विवर्तन फ्रेनेल विवर्तन कहलाता है। और जबकि फ्रेनेल विवर्तन फ्राउनहोफर विवर्तन जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी असीमित अथवा अनंत होती है तो इस स्थिति में प्राप्त विवर्तन फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाता है। विवर्तन के लिए शर्तें होती, प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोध तथा छिद्र का आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। अगला आता है विवर्तन और विवर्तन में अंतर। व्यक्तिकरण तथा विवर्तन में अंतर लिखिए। व्यक्तिकरण होता है, व्यक्तिकरण में दो कला संबंध होना चाहिए जबकि विवर्तन में केवल एक ही कला संबंध होता है। व्यक्तिकरण में फ्रिंज चौड़ाई एक समान होती है जबकि फ्रिंज चौड़ाई असमान होती है। इसमें सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है जबकि दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता केंद्रीय फ्रिंजों की दोनों घटती है। दो तरंगों के अध्यारोपण से व्यक्तिकरण की घटना होती है। प्रकाश तरंगे के किनारे पर मुड़ने के कारण विवर्तन की घटना होती है, तो यह नियम का पालन करता है। प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रकाश किरणें में विद्युत सदस्यों के कंपनों को निश्चित दिशा व तल में सीमित कर दिया जाए उसे प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। यह दो तथ्यों को पालन करता है, एकल झिर्री द्वारा विवर्तन, प्रारूप की व्याख्या और फ्रिंज की चौड़ाई, जिसकी आगे वीडियो हम दे रखे हैं। मैसल का नियम लिखिए। इस नियम के अनुसार जब आध्रुवित प्रकाश ध्रुव तथा विश्लेषण एक पारंगत्य होता है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवण तथा विश्लेषण के अक्षों के बीच बने कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। जैसे आई समानुपाती cos स्क्वायर थीटा, अर्थात आई बराबर 0 cos स्क्वायर थीटा मान होता है। तो इस तरह से यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इन्हें आप रट लीजिए। इन्हीं के यदि ये रहेंगे तो आपके सूत्र, एग्जाम्पल, मात्रक तथा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। इसलिए ये मूल कसौटी है, इसे आप याद रखें। तो एक प्यारा से
कमेंट कीजिए तथा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पूरे सिलेबस का निचोड़ हमने दे दिया है। बाकी हमारे अतीत माध्यमिक शिक्षा एजुकेशन वेबसाइट पर जाकर इसका संपूर्ण विश्लेषण कर सकते हैं। नोट्स उपलब्ध है।